लर्नर्स, वेलकम बैक टू क्विक प्रिपरेशन। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th ICSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया था लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसका हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सो पार्ट 2 में हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल फार्मूला। अब केमिकल फार्मूला क्या होता है? देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बार वर्ड यूज़ किया है कंपाउंड। अब कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना यानी कंपाउंड को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करने को हम लोग क्या कह देते हैं? केमिकल फार्मूला। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स केमिकल फार्मूला। यानी कि जो भी मॉलिक्यूल है या जो भी कंपाउंड है उसको सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम लोग क्या कह देते हैं? केमिकल फार्मूला कह देते हैं। जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कैसे लिखेंगे? CO2। वाटर है, वाटर को कैसे लिखेंगे? H2O। H2O एंड CO2 इज देयर केमिकल फार्मूलाज। ठीक है, ये इनके केमिकल फार्मूलाज हैं। अब देखो, इन केमिकल फार्मूलाज को हम लोग लिखेंगे कैसे? हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। सबसे पहले इसके अंदर कंसेप्ट आ जाता है वैलेंसी का। हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए, वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। एंड सेकेंड इज राइट द पॉजिटिव आयन ऑन द लेफ्ट साइड एंड नेगेटिव आयन ऑन द राइट साइड। जो भी हमारे पास वैलेंसी आएगी वो पॉजिटिव वैलेंसी आएगी, नेगेटिव वैलेंसी आएगी। पॉजिटिव वैलेंसी को हम लोगों ने लेफ्ट साइड लिखना है और नेगेटिव को राइट साइड लिखना है। बाद में हम लोगों ने उनको क्रिस क्रॉस करके शिफ्ट कर देना है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने कॉमन फैक्टर लेना है, अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो ले लेना है। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड रेडिकल है तो हम लोग उस कंपाउंड रेडिकल को ब्रैकेट में लिखेंगे। मैंने आपको कंपाउंड रेडिकल पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हमारे पास है एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिए मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जाम्पल ली है MgCl2। ये कैसे लिखा गया? मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 कैसे लिखा गया? देखो, सबसे पहले हमारे पास है मैग्नीशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 12 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब हमारे पास यहाँ एक वैलेंसी का कंसेप्ट आता है कि सबसे पहले हमें वैलेंसी पता होनी चाहिए कि वैलेंसी क्या है। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट जो है अभी बता देती हूँ, वैसे इस पर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। ठीक है, हमारे पास KLMN क्या होते हैं? शेल्स होते हैं और इन शेल्स के अंदर फिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, 8, 8, 18। ओके, अब हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो मैं अगर KLMN शेल में पुट करूँगी इनके इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे आएंगे? K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, L के अंदर 8 आ जाएंगे। ये तो हो गए 10 एंड 10 - 12 इज 2। 2/2 मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब ये 2 जो है इसकी वैलेंसी होगी। अब मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस करेंगे। अब देखो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आप को वो करने के लिए, स्टेबल करने के लिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसको 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। सो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर देगा किसी और के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। जो लॉस करेगा उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी मैग्नीशियम की कितनी हमारे पास वैलेंसी आ गई? 2+। इसी तरीके से क्लोरीन के निकालेंगे। क्लोरीन का हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है? 17। सिमिलरली KLMN शेल में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, 8 एंड हमारे पास 10, 17 - 10 इज इक्वल टू 7। 7 बच गया। यहाँ पर अपने M शेल में हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 7 तो लॉस नहीं करेगा, ये 1 किसी से ले लेगा यानी ये 1 ले लेगा। अब 1 गेन कर रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, यानी 1 नेगेटिव इसकी क्या है? वैलेंसी है। सो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है? क्लोरीन की और मैग्नीशियम की क्या निकाली है? वैलेंसीज निकाली। इसकी 2+ आई, इसकी 1 नेगेटिव आई। मैग्नीशियम के ऊपर हमने वैलेंसी लिख दी, क्लोरीन के ऊपर लिख दी। अब हम लोगों ने क्या किया? इनको क्रिस क्रॉस कर दिया है। 2+ जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और 1 नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास MgCl2 बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। सिमिलरली सेकेंड हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? Al2SO4 ब्रैकेट 3। ठीक है, अब ये कैसे बना है एल्यूमिनियम सल्फेट का, ये फार्मूला कैसे बना है वो पढ़ेंगे। ये मैंने एग्जांपल इसलिए ली क्योंकि यहाँ पर एक रेडिकल है। ठीक है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। अब एल्यूमिनियम के सिमिलरली जो मैंने आपको मेथड बताया उस मेथड से हम लोग
कन्फिग्रेशन निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे 3+ आ गई। SO4 की वैलेंसी सबसे पहले सल्फर हमारे पास 16 है एटॉमिक नंबर, 18 है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर। सो इनकी हम लोगों ने कन्फिग्रेशन निकाली, 286 आ गई। तो हमारे पास 2 नेगेटिव क्या आ गई, इनकी वैलेंसी आ गई, यानी SO4 की वैलेंसी कितनी आ गई, 2 नेगेटिव। Al 3+ SO4 2 नेगेटिव यहाँ लिखा, हम लोगों ने इनको क्रिस क्रॉस किया तो आई गेट दिस। अब SO4 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्यों लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि हमारे पास 4th नंबर पे क्या था, पुट द कॉमन रेडिकल इन ब्रैकेट, इसलिए हम लोगों ने ये रेडिकल है तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट द नेम ऑफ द बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड फ्रॉम इट्स फार्मूला। अब फॉर्मूले से कंपाउंड का नाम कैसे लिखना है। जैसे हमारे पास कंपाउंड दिया है, ये पिछले वाले कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, हमें ये दिया है MgCl2। MgCl2 से मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे लिखना है वो चीज़ अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ द बाइनरी मॉलिक्यूलर कंपाउंड फ्रॉम इट्स फार्मूला। फार्मूले से उसका नाम कैसे लिखना है। सबसे पहले हमारे पास है इफ़ कंपाउंड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, अगर तो कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट मेरे पास क्या है, मेटल है, और दूसरा क्या है मेरे पास, नॉन मेटल है। ठीक है, एक मेरे पास मेटल है और दूसरा क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वन इज मेटल एंड द अदर इज नॉन मेटल, देन मेटल को हम लोग एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे एंड नॉन मेटल को एज अ सफिक्स लिखेंगे, और नॉन मेटल को एज अ सफिक्स लिखेंगे और सफिक्स के साथ हम लोग IDE ऐड कर देंगे, यानी कि प्रीफिक्स मेटल को हम लोग एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है, नॉन मेटल को एज अ सफिक्स लिखेंगे, यानी कि मेटल को हम लोग पहले लिखेंगे और नॉन मेटल को हम लोग बाद में लिखेंगे और इसके साथ IDE लगा देंगे। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे हमें दिया है NaCl। NaCl में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटल, यानी सोडियम पहले लिखेंगे, सोडियम, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्योंकि सफिक्स के साथ हम लोगों ने क्या ऐड कर देना, IDE ऐड कर देना है। ठीक है, फर्स्ट इस तरीके से हम लोग फार्मूले का नाम लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल है, जैसे NaCl2 को सोडियम क्लोराइड, CaO को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है हमने। ठीक है, सेकंड है हमारे पास इफ़ कंपाउंड कंटेन 2 नॉन मेटल, अगर कंपाउंड के अंदर 2 नॉन मेटल है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। कैसे कैसे प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, मोनो, डाई, ट्राइट, ग्रीक प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, और ग्रीक प्रीफिक्स कौन कौन से हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, अप टू सो ऑन। ठीक है, जैसे CO2 दोनों के दोनों क्या हैं, नॉन मेटल है, तो मैंने क्या लिखा, कार्बन, और मैंने प्रीफिक्स के साथ क्या यूज़ किया, डाई, क्योंकि 2 है तो मैंने डाई यूज़ किया, यानी मैंने ग्रीक प्रीफिक्स यूज़ किया है। PCl5 है तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, मैंने क्या यूज़ किया, पेंटाक्लोराइड यूज़ किया है। ठीक, अब नेक्स्ट है कि अगर कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है, कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट है और उन 3 एलिमेंट्स में से एक ऑक्सीजन है। अब देखो क्या हो सकता है कि हमारे पास एक बार क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकते हैं, एक बार क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन कम हो सकते हैं। मेटल 3 है और 3 एलिमेंट है, और 3 एलिमेंट में हमारे पास ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन क्या हो सकती है, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर तो नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन हमारे पास ज़्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 यूज़ करेंगे, सफिक्स के साथ क्या यूज़ करेंगे, 8 यूज़ करेंगे, और अगर नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन कम है तो हम लोग सफिक्स के साथ ITE यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे NaNO3 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम नाइट्रेट, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन है। NaNO2 ऑक्सीजन कम है, सो सोडियम नाइट्राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसिड्स के लिए। अब एसिड्स के लिए पहला कंसेप्ट है कि हमारे पास पता है कि एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन तो होता ही होता है। ठीक है, एसिड विद द हाइड्रोजन एंड 1 अदर एलिमेंट, वो एसिड जिनके अंदर एक हाइड्रोजन है और एक एलिमेंट है, जो मतलब कोई भी एक एलिमेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास एसिड हाइड्रोजन है उसको हम लोग एज अ हाइड्रो लिखेंगे, यानी प्रीफिक्स में हम लोग हाइड्रो लिखेंगे, और हमारे पास जो भी एलिमेंट होगा उसको एज अ सफिक्स लिखेंगे और उसके साथ C लिखेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास है HCl एक एसिड है, तो हम लोग प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, हाइड्रो। ठीक है, प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, हाइड्रो, एंड उसके बाद हमारे पास है क्लोराइड की बजाय हम लोग लिखेंगे क्लोरिक।
ठीक है। हाइड्रो मैंने क्या लिखा, प्रीफिक्स लिखा, प्रीफिक्स के साथ मैंने क्या लिख दिया, सॉरी सफिक्स लिखा, सफिक्स के साथ मैंने क्या लिख दिया, आईसी लिख दिया। हाइड्रोक्लोरिक, उसके साथ हम लिख देंगे एसिड। इस तरीके से हम लोगों ने नाम लिखना है एसिड का, वो एसिड जिसके साथ एक एलिमेंट अटैच हुआ हो, ठीक है, एक ही हमारे पास क्या हो, एलिमेंट हो। जैसे HF की एग्जाम्पल है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसिड विद द हाइड्रोजन एंड रेडिकल, वो एसिड जिसके साथ एक हाइड्रोजन और रेडिकल अटैच हुआ हो, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि रेडिकल के साथ या एसिड के साथ जो सेकंड नंबर, हाइड्रोजन के साथ जब कहीं भी एसिड के अंदर सेकंड नंबर पे जो भी हमारा एटम होगा उसके साथ लिखेंगे, उस एटम को हम लोग यूज़ करेंगे और उस एटम के साथ आईसी यूज़ कर देंगे। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्रिक एसिड। यहाँ सेकंड एलिमेंट क्या है, सल्फर, तो सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरीके से हम लोग एसिड्स का नाम लिखेंगे जब हमारे पास केमिकल फार्मूला दिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे कि बेसिस के लिए कैसे नाम लिखना है। बेसिस के लिए सिंपल है, बेसिस के लिए हम लोगों ने प्रीफिक्स में मेटल का नाम लिखना है और सफिक्स में हाइड्रोक्साइड लिख देना है। जैसे NaOH है, Na क्या है, सोडियम, प्रीफिक्स में हमने मेटल का नाम लिख दिया, उसके बाद OH हाइड्रोक्साइड, यानी सफिक्स में हम लोग क्या लिख देंगे, हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्म, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अब देखो हमारे पास, अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि एक जो भी हमारे पास कंपाउंड है ना, उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और अब हम लोगों ने अगर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन सब के मासेस का हम लोग क्या करेंगे, सम। और जब उन सब के मासेस का सम कर देंगे, दैट इज़ आवर मॉलिक्यूलर मास, तो वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। जैसे मेरे पास, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ H2O की, ठीक है। अब देखो वाटर में हमारे पास कितने, हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना, एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 18। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, ये एक कंपाउंड था, इस कंपाउंड के अकेले अकेले हम लोगों ने एटम का क्या ले लिया है, एक एक एटम का हम लोगों ने एटॉमिक मास लिया, उनका सम किया एंड आई गेट द आंसर। वो जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मास है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। सो वही इसकी डेफिनेशन है, द सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द एटम्स कंटेन्ड इन द मॉलिक्यूल फार्मूला। मॉलिक्यूल फार्मूले के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम है उन सारे एटम्स का सम, दैट इज मॉलिक्यूलर मास, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास है एवरेज मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का एवरेज मास टू द 1/12 मास ऑफ वन एटम, एक 1/12 मास ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का 1/12, एक कार्बन का 1/12 टू एवरेज मास ऑफ एन एटम, एक एटम का एवरेज मास, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे एटम का क्या, एवरेज मास, जिसका भी हम लोगों ने निकालना है, ठीक है। एटम का एवरेज मास बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अब क्या है, एवरेज मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का एवरेज मास। अगर हम लोगों ने एटॉमिक मास निकालना है तो मास ऑफ एटम लेंगे, अगर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मास ऑफ मॉलिक्यूल लेंगे, एवरेज मास ऑफ द मॉलिक्यूल टू द 1/12 ऑफ द वन मास ऑफ द कार्बन, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या है, वो इक्वल होता है 1 AMU के, यानी 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ हम लोग नीचे 1 AMU भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे न्यूमेरिकल है, एक सॉल्व करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, उसका हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड हमें कौन सा दिया है, अमोनियम सल्फेट NH4 और फ्रक्टोस C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने कैसे निकालना है, सबसे पहले हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमारे कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, 2 नंबर ऑफ नाइट्रोजन है। देखो
हमारे पास क्या है, वी हैव ठीक है NH4 2SO4। अब नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 4 × 2 8, सल्फर कितने हैं, नंबर ऑफ सल्फर 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। अब सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। इन सबको सम आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 132 AMU। सो 132 AMU हमारा इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास आ गया, किसका, अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास आ गया। देखो 2 × 14 फॉर नाइट्रोजन, 8 × 1 फॉर हाइड्रोजन, 32 × 1 फॉर सल्फर एंड 4 × 16 फॉर ऑक्सीजन। सिमिलरली C6H12O6 यानी फ्रक्टोज के लिए क्या आ जाएगा, कार्बन का मॉलिक्यूल एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट आवर आंसर। अब है परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि कोई भी एक एलिमेंट पूरे के पूरे कंपाउंड में एक एलिमेंट की अगर हम लोगों ने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है, कि पूरे के पूरे एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है, ठीक है। मान लो हमारा रिजल्ट आया है और पूरे के सारे सब्जेक्ट्स में से हमारी केमिस्ट्री की कितनी परसेंटेज है वो निकालनी हो, वही फंडा है कि पूरे के पूरे कंपाउंड में से हमारी एक एटम की कितनी परसेंटेज है, एक एटम उस कंपाउंड के अंदर कितना है, वो चीज़ होती है परसेंटेज कंपोजिशन। सो इट इज़ परसेंटेज बाय वेट ऑफ द ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट, यानी टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जिस एलिमेंट की हम लोगों ने परसेंटेज निकालनी है उसका कितना वेट है, बाय द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड, पूरे के पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट, जिस हमने एटम का निकालना है उसका वेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपको एक न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे से समझ लगेगा। सो न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसी के बेस पे परसेंटेज कंपोजिशन के बेस पे है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH4CO ठीक है। सो अब हमारे पास इसमें हम लोगों ने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है कि यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितनी मात्रा में है, ठीक है। सो हमें रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ये गिवन भी हो सकता है और नहीं भी गिवन हो सकता है, हमें लर्न करनी है ये, ठीक है। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने निकालना है। सबसे पहले हम लोग यूरिया का निकालेंगे, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में मॉलिक्यूलर मास निकाला कंपाउंड का, उसी तरीके से हम लोग यूरिया कंपाउंड का भी निकाल लेंगे। नाइट्रोजन के लिए 14, हाइड्रोजन के लिए 1 एंड कार्बन के लिए 12 एटॉमिक मास होगा, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 16 होगा। सो नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 × नाइट्रोजन 14, 1 × हाइड्रोजन 1 × कार्बन 12, 4 × हाइड्रोजन 1 प्लस 1 × ऑक्सीजन 16। सो इनको हम लोग समअप करेंगे, हमारे पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 60। पूरे के पूरे कंपाउंड का हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आया है। अब हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, हम लोगों ने निकालना है नाइट्रोजन की। सो हमारे पास यहाँ आ जाएगा वेट ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल वेट ऑफ यूरिया मल्टीप्लाई बाय 100। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन कितने थे 2 थे, और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, 14 × 2 इज़ 28। सो हमारे पास कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन का मास कितना आ गया 28, और टोटल हमारे पास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना था कंपाउंड का 60, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास आ गया 46.666, यानी अप्रॉक्सीमेशन लगाए 46.67% हमारे पास नाइट्रोजन है यूरिया के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने हर एक टॉपिक का एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, बाकी न्यूमेरिकल आप लोगों ने अपनी बुक से सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कहते हैं इट इज़ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल केमिकल रिएक्शन।
कोई भी केमिकल रिएक्शन है, मैं केमिकल फॉर्मूला नहीं बोल रही हूँ, मैं केमिकल रिएक्शन कह रही हूँ। केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे हमारे केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है, रिएक्शन कैसे बनती है, उसके अंदर हमें रिएक्टेंट की ज़रूरत होती है और रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से हम लोग केमिकल इक्वेशन बना देते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली है, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने प्लस रिएक्ट किया है तो मेरे पास प्रोडक्ट बना मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन निकल गया मेरे पास। जब भी हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है तो प्रोडक्ट की तरफ हम लोगों ने वन एरो हेडेड एक एरो बनाना होता है। वो एरो क्या शो करता है कि रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना है। ठीक है, हमेशा रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड लिखेंगे। ठीक है, तो हाँ, अब हमारे पास क्या है, Mg मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास क्या निकला, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस H2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है कि मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन निकली। ये क्या है हमारे पास, एक केमिकल रिएक्शन। अब उस केमिकल रिएक्शन को मैंने जब सिंबल्स में लिख दिया तो वो मेरे पास क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करने के तरीके को हम लोग क्या कह देते हैं, केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ आप लोगों का चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री खत्म होता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ताकि आप लोगों को नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल सके। सो हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू डियर लर्नर्स।